है आप सभी का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। हम सब संस्कृत के कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग अधिकरण कारक, उसके बाद जो बचे हुए भाग हैं जैसे षष्ठी विभक्ति या संबंध और संबोधन, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का मुख्य पाठ जैसा कि है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। पहला सूत्र है सप्तम्यधिकरणे। सप्तमी अधिकरणे अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक को आप कैसे पहचानेंगे और उसमें सप्तमी विभक्ति करेंगे, उसके लिए अगला सूत्र देखिए। सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का विधान करने वाला सूत्र है आधारोधिकरणम। आधारः अधिकरणम। सूत्र बहुत आसान है। अर्थ देखिए, आधारः, जो आधार है वही अधिकरणम, वही अधिकरण है। अब आधार किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह चौक मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो इस चौक के प्रति मेरा जो हाथ है वही आधार है। तो हाथ क्या हो गया? अधिकरण। इसको क्या बोलेंगे? आधेय। जो वस्तु होता है उसको बोलते हैं आधेय, और जिस पे वस्तु रहता है उसको बोलते हैं अधिकरण या आधार। तो इस चौक के प्रति मेरा जो हाथ है वो आधार है, इसीलिए हाथ हो गया अधिकरण। इस चौक के प्रति हाथ हो गया अधिकरण। अर्थ स्पष्ट है सूत्र का। आधारः अधिकरणम, जो आधार है वही अधिकरण है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे वृक्ष पे बंदर हैं। वृक्ष पे बंदर हैं। अब बंदरों के प्रति आधार कौन है? वृक्ष। वृक्ष क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण कारक में कौन विभक्ति होती है? सप्तम्यधिकरणे। अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी। सप्तमी विभक्ति करिए तो वृक्षे। वृक्षः, बालकः, बालके, वृक्षे। सप्तमी। वृक्षे वानराः सन्ति। वृक्ष पे बंदर हैं। इस वाक्य में बंदरों के प्रति आधार क्या है? वृक्ष। इसीलिए वो अधिकरण हो गया और उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, तो वृक्षे वानराः सन्ति ऐसा बना। एक और वाक्य, सड़क पे गाड़ियां जाती हैं। अब इस वाक्य में गाड़ियों के प्रति आधार क्या है? सड़क। कहाँ जा रही है गाड़ियां? सड़क पे। सड़क हो गया आधार और वही हो गया अधिकरण। तो मार्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचन में मार्गः। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करिए मार्गे। मार्गे यानानि गच्छन्ति। मार्गे यानानि गच्छन्ति। रास्ते में गाड़ियां जाती हैं। तो इस वाक्य में गाड़ियों के प्रति आधार कौन है? मार्ग, सड़क। इसीलिए सड़क हो गया अधिकरण, उसमें हो गई सप्तमी विभक्ति। यहाँ गच्छन्ति बहुवचन का प्रयोग क्यों है? क्योंकि यानानि, यानम याने, यानानि, यह बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन का ही लगाया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात अधिकरण कारक के संदर्भ में जानना जरूरी है। व्याकरण शास्त्र में अधिकरण के ही 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन वे 3 भेद? पहला औपश्लेषिक। औपश्लेषिक उच्चारण एकदम स्पष्ट करना चाहिए। अभिव्यापक। दूसरा अभिव्यापक और तीसरा वैषयिक। वैषयिक। ये 3 भेद अधिकरण के किए गए हैं। यह कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और प्रैक्टिकल भी है।
तीन भेद जो किए गए हैं वो काफी प्रैक्टिकल है। जैसे परिभाषा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीन भेद क्यों किए गए हैं अधिकरण के। पहला भेद जो है औपश्लेषिक, उसकी यह परिभाषा है कि वस्तु आधार के किसी एक भाग में रहे, पूरे आधार में वस्तु नहीं रहे। जैसे यह चौक हाथ पे है, तो क्या पूरे हाथ में चौक है क्या? बिल्कुल नहीं। हाथ के किसी एक भाग में चौक है, तो यह हाथ कैसा आधार होगा, कैसा अधिकरण होगा? औपश्लेषिक अधिकरण। क्योंकि वस्तु का आधार के किसी एक भाग में होना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु का आधार के किसी एक भाग में होना औपश्लेषिक अधिकरण कहलाता है। जैसे यह एग्जाम्पल देखिए, कटे छात्रः उपविशति। कटे मतलब होता है चटाई, सप्तमी कटे चटाई में या चटाई पर छात्र बैठता है। कटे छात्रः उपविशति। अब चटाई बड़ी है तो संपूर्ण चटाई में तो एक छात्र नहीं बैठ सकता। चटाई के किसी एक कोने में या बीच में या कहीं पर भी छात्र बैठेगा, तो पूरे चटाई को अधिकरण आप कैसे मानेंगे? इसी प्रकार औपश्लेषिक अधिकरण उसको माना जाएगा, क्योंकि आधार जो है चटाई, उसके एक भाग में छात्र बैठा हुआ है, पूरे चटाई में नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए चटाई को औपश्लेषिक अधिकरण माना जाएगा। कटे छात्रः उपविशति। हस्ते लेखनी अस्ति। हाथ में कलम है, तो हाथ के किसी एक भाग में कलम है, इसीलिए हाथ कलम के प्रति औपश्लेषिक अधिकरण माना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आसान शब्दों में आधार जो है उसमें किसी एक भाग में वस्तु का होना, यही है औपश्लेषिक अधिकरण। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद अभिव्यापक। अभिव्यापक औपश्लेषिक के एकदम विपरीत है, एकदम अपोजिट है। अभिव्यापक का मतलब देखिए, आधार में वस्तु का होना। किस प्रकार? तो पूरे आधार में व्यापक रूप से वस्तु का होना। आप यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आधार में कहाँ वस्तु है, कहाँ वस्तु नहीं है। इस प्रकार का जो आधार होता है वह अभिव्यापक अधिकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तिलेषु तैलम अस्ति। तिल में या सरसों में तेल होता है, उसको पेरने पे उससे तेल निकलता है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि तिल के या सरसों के किस भाग में तेल है, किस भाग में तेल नहीं है, आप क्या बता पाएंगे? कोई नहीं बता सकता। यद्यपि तेल के प्रति आधार क्या है? सरसों या तिल, उसी में रहता है, उसके बिना तेल कहाँ रहेगा? हवा में तो रहेगा नहीं। तो आधार है तिल या सरसों, लेकिन यह सुनिश्चित कर पाना असंभव है कि सरसों या तिल के किस भाग में तेल है, किस भाग में तेल नहीं है। इसीलिए ऐसे आधार को अभिव्यापक आधार माना जाता है कि जहां पर आधार में किस प्रकार वस्तु है टिका हुआ, इसका निर्णय नहीं हो पाए। चटाई में तो देखिए आप बता देंगे कि हाँ यहाँ बैठा है, यहाँ खाली है, रास्ते में यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, वहां नहीं है। लेकिन तिल में कहाँ है तेल, कहाँ तेल नहीं है, बता पाना संभव है नहीं। इसीलिए तिल तेल के प्रति या सरसों तेल के प्रति अभिव्यापक अधिकरण माना जाता है। एक और उदाहरण देखिए, शरीरे आत्मा अस्ति। शरीर में आत्मा है। अब हम आपसे पूछें कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ सीने में, कुछ लोग बोलेंगे मस्तक में, कुछ लोग कहीं और बोलेंगे कि यहाँ रहती है आत्मा।
लेकिन शरीर में आत्मा कहाँ रहती है यह बता पाना असंभव है। जैसे तिल में कहाँ तेल है यह बता पाना असंभव है। एक पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, पूरी तरह से जब चीनी घुल जाए उसके बाद आपसे सवाल पूछे कोई कि इस पानी में चीनी कहाँ पर है, आप क्या कहेंगे? घुला हुआ है पूरी तरह से चीनी पानी में। निर्णय कोई नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे है चीनी यहाँ पे नहीं है। उस पानी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में चीनी मिला हुआ है, घुला हुआ है, ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा भी मिली हुई है। शरीर के अंदर भी आत्मा है। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरा शरीर एक एक कण में आत्मा है। इसीलिए शरीर आत्मा के प्रति अधिव्यापक अधिकरण माना जाएगा, क्योंकि शरीर के इस भाग में आत्मा है, इस भाग में आत्मा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पूरे शरीर में, रग रग में, कण कण में आत्मा का वास होता है। इसीलिए अभिव्यापक आधार माना जाता है। किसको? शरीर को। शरीरे आत्मा अस्ति, शरीर में आत्मा है। अब अगला जो भेद है वैषयिक, यह इन दोनों से पृथक है। इसको जानने के लिए आप ऐसा समझिए, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। और अभी आपने क्या समझा कि किसी वस्तु का जो आधार हो वह अधिकरण है। अब बोलचाल की भाषा में आप लोग बोलते होंगे कि मुझे विज्ञान में रुचि है, मुझे गणित में रुचि है, मुझे योग में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो वहाँ भी डांस में रुचि, मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वहाँ भी मैं पेपर का तो प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ाई में, फिल्मों में, योगा में, या ऐसे कई जगह हम लोग में शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ आधार संबंधी कुछ हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ तो पता चलता है कि भाई हाथ पे चौक टिका हुआ है तो यह हाथ आधार हो गया चौक का, लेकिन मुझे विज्ञान में रुचि है, वहाँ विज्ञान पे लटकते तो है नहीं हम लोग, कैसा क्या है। इसीलिए अलग भेद किया गया। वैषयिक किसी भी विषय में इच्छा, मानसिक इच्छा जिसके प्रति हो आप प्रकट करें, वह भी अधिकरण है। और वो कैसा अधिकरण है? वो वैषयिक अधिकरण है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, किसी की मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष अधिकरण है, आधार है। कैसा आधार है? वैषयिक आधार है। वहां पर कोई वस्तु किसी पे टिका हो ऐसा आधार को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मस्तिष्क का आधार, वैषयिक आधार मोक्ष है। मोक्ष में का यूज कर रहे हैं, मोक्ष में इच्छा। अगला संस्कृत में मेरी रुचि है, तो संस्कृत में रुचि है, वहां भी संस्कृत में मैं का यूज हुआ। संस्कृते, संस्कृत में सप्तमी का प्रयोग भी हुआ, तो अधिकरण कैसे मान लिया आपने? संस्कृत किस प्रकार से अधिकरण है? वैषयिक अधिकरण है। तो इस प्रकार अलग भेद किया गया कि जहां पर किसी भी विषय वस्तु में आपकी रुचि हो, आपकी इच्छा हो, वह भी अधिकरण माना जाएगा और उसको वैषयिक अधिकरण कहेंगे। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। संस्कृते मम रुचि वर्तते, संस्कृत में मेरी रुचि है। और भी कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। मेरी रुचि विज्ञान में है, मेरी रुचि अंतरिक्ष में है, मेरी रुचि बागवानी में है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वहां में का प्रयोग होता है, अधिकरण है। किस प्रकार का अधिकरण है आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो ये वैषयिक अधिकरण माना जाएगा। ये तो हो गया अधिकरण और उसके भेद। अब कुछ और कारक से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जो बची हुई हैं आज उसको पढ़ लेते हैं और कारक प्रकरण की पूर्णाहुति कर देते हैं। संपूर्ण हो जाता है आज का प्रकरण। इसे पढ़ लेने के बाद जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध, और एक है संबोधन, जिनका पाठ अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। जैसे शेषे षष्ठी और संबोधने षष्ठी, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं। पहला सूत्र जो है वो शेषे षष्ठी है। यह शायद तो शेषे षष्ठी और संबंधी षष्ठी, यह दो महत्वपूर्ण सूत्र षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं। पहला जो सूत्र है
उसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। वह सूत्र कब प्रवृत्त होगा? जब कारक के जो भेद हैं, जैसे कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि की अविवक्षा करके जहाँ षष्ठी की विवक्षा आप करेंगे परिस्थितियों के अनुसार, वहां से षष्ठी सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा। आप यह परिस्थिति कैसे पहचानेंगे? तो जहां पर किसी सूत्र का जो भी नियम है वह अप्लाई नहीं हो रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, वैसे जगह में उस विभक्ति को छोड़ के आप षष्ठी को ले आएंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि दानार्थे चतुर्थी, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, लेकिन वह धोबी को वस्त्र देता है, इस वाक्य में दे तो रहा है लेकिन फिर से वापस लेगा, दान नहीं दे रहा है। देना क्रिया तो है, दान नहीं दे रहा है। दान देने का मतलब होता है किसी भी वस्तु के ऊपर अपने अधिकार को खत्म करते हुए दूसरे के अधिकार की स्थापना करना। आप किसी को कोई वस्तु दान दे देते हैं तो उस वस्तु से आपका अधिकार खत्म हो जाता है। धोबी को वस्त्र देता है, इस वाक्य में धोबी को वस्त्र दे रहा है लेकिन पुनः वापस लेगा, तो वहां पर क्या दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो सकती है? नहीं होगी। तब क्या करेंगे? उसी से षष्ठी विभक्ति का विधान कर दीजिए। सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजकस्य षष्ठी विभक्ति हो गई। अगला है संबंधे षष्ठी। संबंध में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। कैसा संबंध? तो पिता पुत्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध, स्वस्वामी भावत्व संबंध, इस प्रकार जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं सभी जगह संबंधे षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दशरथस्य पुत्र श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम है। इस वाक्य में दशरथ और राम के बीच में, दशरथ और पुत्र के बीच में कौन संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। तो दशरथस्य पुत्र, कस्य पुत्र, किसके पुत्र? दशरथ के पुत्र, षष्ठी विभक्ति हो गई दशरथस्य पुत्र। अगला गुरु शिष्य संबंध। चाणक्यस्य शिष्य विक्रमादित्य। चाणक्य के शिष्य कौन थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इतिहास के सबसे पराक्रमी सम्राट में से एक। उनके गुरु चाणक्य। तो कौन संबंध है? गुरु शिष्य संबंध। किसके शिष्य? चाणक्य के शिष्य, तो चाणक्यस्य संबंधे षष्ठी विभक्ति हो गई चाणक्यस्य शिष्यः विक्रमादित्यः। इस प्रकार के संबंधों में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अब एक मैंने बताया था स्वस्वामी भावत्व संबंध। यह कैसा संबंध है? तो लोग बोलते हैं ना, यह मेरा घर है या यह मेरी पुस्तक है। तो मेरी पुस्तक कैसा संबंध है? पुस्तक का स्वामी कौन है? मैं हूं। तो मेरी पुस्तक, तो यही स्वस्वामी भावत्व संबंध कहलाता है। किसी वस्तु का, किसी चीज का कोई भी जो मालिक हो वह उसका स्वामी होता है, इसलिए स्वस्वामी भावत्व संबंध। तो मम पुस्तकम, मम लेखनी, मम गृहम, मम उद्यानम, सब जगह मम षष्ठी विभक्ति होगी। रामस्य उद्यानम, राम का उद्यान, राम का उद्यान, क्योंकि उद्यान के स्वामी कौन है? राम है। ठीक है। लक्ष्मणस्य गृहम, घर का स्वामी कौन है? लक्ष्मण है। तो वहां भी लक्ष्मणस्य षष्ठी संबंधे षष्ठी लक्ष्मणस्य षष्ठी विभक्ति का विधान क्यों हुआ? क्योंकि वहां स्वस्वामी भावत्व संबंध है, घर का स्वामी कौन है? लक्ष्मण। तो ऐसे परिस्थितियों में संबंधे षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था वो था संबोधन। उसमें कौन विभक्ति होती है? जैसे ए राम सुनो, तो ए राम कौन से विभक्ति का प्रयोग होगा? उसी के लिए यह सूत्र है संबोधने च प्रथमा स्यात्, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हे श्याम यहाँ आओ, हे श्याम अत्र आगच्छतु। हे श्याम यह संबोधन है। संबोधन सम मतलब सम्यक, बोधन मतलब अवबोधन। सम्यक अवबोधनम इति संबोधनम। संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे श्याम यह क्या है? संबोधन, इसमें हो गई प्रथमा विभक्ति। भो बालकाः शृण्वन्तु, हे लड़के सुनो।
इस वाक्य में भो बाधकाम क्या है? संबोधन, संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, इसीलिए यह हो गया संबोधन और उसमें हो गई प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार कारक आज संपूर्ण होता है। आज हम लोगों ने पूर्णाहुति कर दिया। अब कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा जरूर। और आज एक महत्वपूर्ण कार्य मैं दे रहा हूं आप सभी को, जिससे यह परीक्षण होगा, 2 परीक्षण होगा। किसने सबसे अच्छे ढंग से पूरे पाठ को पढ़ा है और समझा है, और किसकी बुद्धि सबसे तेज चलती है, किसका दिमाग सबसे तीव्र चलता है। कार्य ये है कि आपको एक वाक्य बनाना है, एक वाक्य बनाना है, एक वाक्य की रचना करनी है, और उस वाक्य में प्रथमा विभक्ति से लेकर के पूरा सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग किया गया हो। अर्थात कर्ता से लेकर संबोधन तक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, सभी कारकों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा एक वाक्य बनाना है। और उस वाक्य को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि किसने सबसे अच्छा वाक्य बनाया है, किसने सभी कारकों का प्रयोग किया है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो संस्कृत में बना सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में भी बना सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि सभी कारकों का प्रयोग हुआ। एक चीज और कि डरना नहीं है कि मुझसे गलत वाक्य बन जाएगा, प्रयास करना है। जितने अधिक से अधिक कारकों का प्रयोग हो पाएगा मुझसे मैं करूंगा या मैं करूंगी, यह सोच करके आप प्रैक्टिस करिए और वाक्यों की रचना करिए। वाक्यों की नहीं, वाक्य की एक ही वाक्य की रचना करनी है, और उस वाक्य को वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिए। मैं देखूंगा किसका वाक्य सबसे अच्छा बना। गलत हो जाएगा उससे डरना नहीं है, प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तभी एक दिन सीखेंगे, और फिर मैं देखता हूं कि किसने सबसे अच्छा काम किया है। एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस ऑनलाइन क्लास को बहुत लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब विद्यालय खुलेगा तब हम ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि विद्यालय तुरंत खुल जाए, और सच्चाई तो ये है कि आज के समय में किसी को नहीं पता कि विद्यालय कब खुलेंगे, और विद्यालय जब खुलेंगे तब आपके पास समय उतना रहे कि न रहे कि आप पूरे पाठ को दोबारा पढ़ सकें। परीक्षाएं सामने रह सकती हैं, हो सकता है तब तक सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, 10वीं में, 12वीं में, 9वीं, 8वीं, 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षाएं होंगी। उस समय समस्या होने वाली है। कब? अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तब। इसीलिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी टीचर्स बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को गतिमान रख रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नियमित रूप से कक्षाओं को अटेंड करें, जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको करें, और आप भी साथ साथ चलें ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या नहीं हो। इस बात में कोई कंफ्यूजन हो आप पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और एक वाक्य जरूर बनाइएगा जिसमें सभी कारकों का प्रयोग किया गया हो। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने वाक्य को पोस्ट करिए। गुड लक आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद।